हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये छोटा सा एक समास है लास्ट द्विगु समास। ये वाला द्विगु समास भी कर्मधारय समास मतलब कर्मधारय समास आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत में। और कर्मधारय समास चूँकि विशेषण को ध्यान में रख के बनाया गया है तो इसीलिए कर्मधारय समास का द्विगु समास का वर्णन किया गया है। और द्विगु समास जो है वो संख्यावाचक होने की वजह से एक तरीके की विशेषता ही बताता है, तो हम इसे कर्मधारय समास के हिसाब से पढ़ सकते हैं। यदि कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। कर्मधारय समास में जो विशेषता बताने वाले शब्द बताए जा रहे हैं वहाँ पर कलर का प्रयोग किया गया है या किसी क्वालिटी को बताया गया, अगर वहाँ पर हमने संख्या लिख दिया तो बस वहीं पर वो द्विगु समास हो जाता है। तो संख्या पूर्व द्विगु, जहाँ पर भी संख्या है वो द्विगु है। संख्या चूंकि विशेषता है इसीलिए वो कर्मधारय समास के हिसाब से उसको उसके अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है। इस पद के विग्रह करने पर समाहारा का बोध होता है। यहाँ पर समाहारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके समस्त पद प्राय नपुंसकलिंग एकवचन के होते हैं, मतलब नपुंसकलिंग एकवचन का जो रूप बनता है वही इसका समस्त पद होता है। विशेष और विशेषण के समास में यदि विशेषण पूर्व पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सिंपल सी बात है कि यदि पूर्व पद में संख्या लिखी है किसी भी तरीके से तो वो द्विगु समास है। बहुत ही ईजी पहचानना होता है इसका। इसके जो उदाहरण के जो जिस तरीके से आप उदाहरण करेंगे उसके हिसाब से मैंने 1 2 3 डाल के इसको लिखा है, जिससे कि आपको उदाहरण याद करने में इजी होगा। जैसे समाहारा वाले कौन कौन से शब्द हैं, तो जो भी बनेगा उसमें जैसे त्रिभुवन, तो त्रि जो शब्द है वो बहुवचन का है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो बहुवचन का त्रि का रूप आएगा वो ही आएगा। तो बहुवचन का त्रि का रूप क्या आएगा, त्रयाणाम भुवानाम। भुवन का जो शब्द है वो भी बहुवचन में आएगा, भुवानाम और समाहारा। चतुर भी बहुवचन में आएगा तो चतुर्णाम युगानाम समाहारा। पंच भी बहुवचन में आएगा तो पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंचगवम में क्या आएगा, पंचानाम गवाम समाहारा। गव जो है वो गाय होती हैं, उनका समाहारा। समाहारा समाहारा क्यों जुड़ा, क्योंकि सभी जुड़ के एक ग्रुप बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए समाहारा शब्द का प्रयोग किया गया। सभी बहुवचन के हैं तो जितनी भी संज्ञा यहाँ पर हैं वो सब बहुवचन में ली गई हैं, जितनी भी संख्या वो यहाँ पर बहुवचन में ली गई है। अब ये एक नियम है, पात्र युग और भुवन अंत वाले शब्दों को छोड़कर अन्य अकारांत जैसे वट मूल सत्य लोक आदि शब्दों के साथ समास में समस्त पद में इकारांत स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि आपने पात्र युग और भुवन छोड़ दिया, जैसे मैंने बनाया ना पात्र युग और भुवन में भुवन ही लिखा है ना, भुवनी तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे युग लिखा है युगी नहीं हुआ, पात्र ही लिखा है पात्री नहीं हुआ, गव लिखा है गवी नहीं हुआ। ये कुछ उदाहरण जिसमें कि इकारांत स्त्रीलिंग में समस्त पद कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो शब्द अकारांत वाले से बट है मूल है सत्य है लोक है, इनमें क्या के साथ में इकारांत। इकारांत कैसे, जैसे अष्ट अध्यायी लिखा है, अध्यायी अध्यायी किसके लिए लिखा है, अध्याय के लिए लिखा है। त्रिलोकी, तो त्रिलोक है वो, एक्चुअली त्रिलोक है वो, त्रिलोकी नहीं है। लेकिन क्यों बन गया ये, किस नियम के हिसाब से बन गया, इस नियम के हिसाब से बन गया कि अकारांत जो भी हैं वहाँ पर यदि संख्या आएगी तो वहाँ पर हम इसको इकारांत स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका एक नियम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से शब्द बनना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पर ई की मात्रा लग गई सभी में तो इसलिए लग गई की मात्रा। तो अष्टाध्यायी में कैसे बनेंगे, ये सभी बहुवचन के रूप हैं तो अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा, समाहारा के साथ ही बनेंगे। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, पंचानाम मूलानाम समाहारा। लेकिन जब आप समस्त पद बनाएंगे तो पंचमूली, मूल का मूली, लोक का लोक लोकी, अध्याय का अध्यायी, सत का सती और पद का पदी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इसके रूप बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि तीन शब्दों को छोड़ के, पात्र युग और भुवन को छोड़ के बाकी जितने भी अकारांत के जो शब्द आ रहे हैं उनके साथ में जब समस्त पद बनाएंगे तो ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग नॉट अ पुल्लिंग। ये देखिए अध्यायी लोकी ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन गए ना, तो इसमें बनाना है। इस तरह का ये है पंचानाम खट्वानाम समाहारा, पंच खट्वी। चतुर्नाम सालानाम समाहारा, चतुर्साली। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें भी ई की मात्रा लग गई तो ये भी ईकारांत बन गया है। किस नियम के हिसाब से, जो हमने पहले पढ़ा। फिर द्विमुखी, तो द्विमुखी में क्या है, द्विवचन का रूप है। ये हमेशा ध्यान रखना वचन का। द्विमुखी तो द्वयो मुखियो समाहार, तो यहाँ पे मुख का द्विवचन और द्वि का द्विवचन आया तो द्वयो मुखियो। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो क्या था, द्वयानाम मुखानाम समाहारा। लेकिन चूंकि द्विवचन है यहाँ पर तो द्विवचन का रूप बनेगा।
त्रिमास जाता, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया तो बहुवचन आ गया, त्रयाणाम मासानाम जाता। दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं हो रहा ना ई वगैरह, सिर्फ इन्हीं कुछ उदाहरण में है ऐसा कि जिसमें ईकारांत का परिवर्तन होना है, बाकी सभी जगह नहीं होना है। तो अब इसमें त्रिमास जाता में क्या, त्रयाणाम मासानाम जाता है, यहाँ पे समाहारा नहीं है। देखिए समाहारा कहाँ पे, जहाँ पे ग्रुप की बात हुई, द्विमुखी जिसके 2 मुंह है तो वहाँ समाहारा है। त्रिमास जाता मतलब 3 मास में जो जाता है, 3 मास में जो पैदा होता है, तो वहाँ पर ग्रुप नहीं बताया जा रहा, वहाँ पर एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है उसके उत्पन्न होने के लिए, तो जाता जोड़ा जाएगा पीछे, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग त्रयाणाम मासानाम समाहारा बना दो। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ देखना है कि अगर पीछे जात जुड़ा है तो वहाँ पे जात ही जोड़ना है पीछे। जात का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे भी है द्विमास जाता, तो 2 मास में जो पैदा होता है वो द्वयाभ्याम मासाभ्याम जाता, द्विवचन का रूप बनेगा, जाता जुड़ेगा, समाहारा नहीं जुड़ेगा। अब त्रिरात्रम 3 रात्रि ग्रुप बताया है तो तृष्णानाम रात्रिणाम समाहारा, ये रात्र है और यहाँ पर रात्रि बनाया है, चूंकि रात्रि ही इसका रूप है लेकिन यहाँ पे बना दिया है रात्र करके। त्रिफला तो त्रिणाम फलानाम समाहारा, त्रिफला। षटपदी पद के साथ में तो ईकारांत हो गया। पंचकपाल, कपाल के साथ में बना है। पंचहस्त प्रमाण, शताब्दी, चतुरानंद, द्विरात्र, द्विपाद, द्विपाद में क्या, दौ पादौ समाहारा, ठीक है। सप्तानाम आहानाम समाहारा, सप्ताह का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। नवरात्रि नाम का क्या है, नवानाम रात्रिनाम समाहारा। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर इसके रूप चल रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये 2 गलत लिख गए थे यहाँ पर, आप इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ उदाहरण बनाए हैं मैंने, ये कुछ उदाहरण लिखे जिसके आप समस्त विग्रह आराम से बना सकते हैं कि किसका क्या बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ग्रुप, जैसे षटपदी ग्रुप है, पंचकपाल ग्रुप है, शताब्दी ग्रुप है, चतुरानंद ग्रुप है, द्विरात्र ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये प्रमाण है। पंचानाम हस्तानाम प्रमाण ही आएगा यहाँ पे समाहारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ पर ग्रुप की बात हो वहाँ समाहार आएगा, जहाँ पे जाता लिखा है वहाँ जाता ही आएगा समाहारा की जगह, जहाँ प्रमाण लिखा है वहाँ प्रमाण ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से सप्ताह का, जैसे सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने बना दिए हैं आपको। तो आपको इसको अब जैसे बहुब्रीहि समास में था, जैसे दशानन है तो वहाँ पर तो दशानन रावण के लिए बताया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास ही लगेगा, ठीक है। वहाँ पर आप उसको द्विगु समास में मत करिएगा क्योंकि वो एक अलग चीज़ बताई जा रही है, लेकिन बाकी जो भी संख्या के रूप में बताया जा रहा है, ग्रुप के रूप में बताया जा रहा है, वहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप बनाओगे भी तो फिर क्या बनाओगे, दशानन का दशानाम आनानाम समाहारा, इस तरीके से बनेगा उसका। अगर आप बना भी दोगे, गलत नहीं होता है कुछ भी, लेकिन जो उदाहरण जिसके लिए उसमें आप लिख दो कुछ ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दोनों के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। बहुब्रीहि के हिसाब से भी बनाइएगा और द्विगु के हिसाब से भी बनाइएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाकी द्विगु समास के जितने भी उदाहरण थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है द्विगु समास का, इसमें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि एक तो संख्या होनी चाहिए पहले, दूसरा यदि ग्रुप में बात की हुई हो तो समाहार जोड़ना है आपको विग्रह करते समय, वचन का ध्यान रखना है, द्विवचन और बहुवचन का, उसी के हिसाब से विग्रह बनेगा। यदि कहीं पर ग्रुप की बात नहीं की रही, जाता शब्द आया है या प्रमाण शब्द आया है, तो वहाँ पर समाहारा की जगह जात या प्रमाण शब्द ही आप ऐड करेंगे, समाहारा शब्द को ऐड नहीं करेंगे। जहाँ पर बहुब्रीहि समास में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग आया है किसी की विशेषता बताने के लिए, वहाँ पर भी आप द्विगु समास लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ पर बहुब्रीहि समास के साथ में भी उसका उदाहरण बनाना चाहिए, तब जाके वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी द्विगु समास छोटा सा समास, तो इसमें जितना भी मैटर था मैंने वो लिख दिया है, अलग अलग उदाहरण के हिसाब से मैं भी आपको बता दिया है, जो स्पेशल उदाहरण है उसके वो भी बता दिया है। जहाँ पर समस्त पद में ईकारांत स्त्रीलिंग बन रहा है वो उदाहरण आप अच्छे से दिमाग में रख के याद करिएगा, वहाँ गलती मत करिएगा, तो आपका द्विगु समास ईजिली सही हो जाएगा। तो इसके साथ में ये समास का टॉपिक पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट हम कारक स्टार्ट करेंगे। कारक आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म के सिलेबस में है, तो आप ये मान के चलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम कारक को पढ़ने के बाद ही ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन इज़ द लास्ट पोर्शन, क्योंकि कोई भी भाषा को आप सीखते हो तो बाद में बोलना और लिखना ही सीखा जाता है ना, कि आप सेंटेंस बोल सको और लिख सको, उसी का ही आखिरी रूप कारक के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो कारक को पढ़ने से पहले आप, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, विभक्तियाँ, धातु, रूप, शब्द, जो कुछ भी संधि समास जो कुछ भी हो गया है वो सब आप अच्छे से लर्न करके रखें, क्योंकि कारक में चूँकि यदि आपने वो पहला वाला अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो फिर कारक समझ में नहीं आएगा, और कारक समझ में नहीं आया तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा, और ट्रांसलेशन नहीं आया तो वाच्य परिवर्तन नहीं आएगा, और तो सब
काम खराब हो जाएगा, हमारी इतनी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग वो अच्छे से पढ़िएगा। प्रत्यय जो है वो मैं इसी बीच में कारक के साथ में या कारक के बीच में एक बार आपको करा दूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन के साथ में एसोसिएट होकर चलता है, तो इसलिए उसको उसी के साथ ही पढ़ा दूँगी। प्रत्यय बहुत छोटे से हैं, कोई उसमें बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि कारक समझना बहुत ज़रूरी है। कारक आपको हर जगह हेल्प करेंगे, आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प करेंगे, आपको वाक्य शुद्ध करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, उसमें से क्वेश्चन भी सब तरीके के आने, MCQs भी आने, लघु 3 भी आने, बृहत्तरी, तो वो जैसे भी होगा मैं आपको सारा डिटेल में एक एक वीडियो में एक एक कारक चिन्ह को समझाती जाऊंगी। और कठिन सब्जेक्ट है मानती हूँ, लेकिन हम उसे सरलता से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। टॉपिक भी आज समाप्त होता है समास का। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए कि आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत नहीं। थैंक यू वेरी मच।